हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। इस सीरीज के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीटली फंडामेंटल तरीके से देखेंगे, बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को भी टच करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस सीरीज के अंदर और कंप्लीट करते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। ये पूरा सीरीज मैथमेटिक्स सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा और इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, दैट इज सेट। पहली बार आ रहा है ये सेट। अभी तक क्लास 10th में ये चीज़ें नहीं थी, बट सेट को समझना बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ तो क्लास 11th की सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर कोई है तो वो है सेट। होता क्या है सेट? आप क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो क्रिकेट में भी एक किट होता है जिसमें बैट, बॉल, विकेट्स, पैड सब कुछ उसमें होता है, राइट। तो हम उसे किट बोलते हैं। उस एक कलेक्शन होते हैं कुछ चीज़ों के जो कि क्रिकेट खेलने से रिलेटेड है, उनके कलेक्शन को हम लोग क्रिकेट किट बोलते हैं, राइट। जैसे कि किसी किसी घरों में टूल किट भी होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल होंगे। स्क्रू ड्राइवर, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स होंगे, उसमें ड्रिलिंग मशीन्स होंगी, हैमर होंगे, लाइक। तो वो क्या है? एक सेट है, करेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर भी हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है। किसी चीज़ों को अगर एक जगह रखते हैं, एक जगह समझते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई चीज़ सिमिलैरिटी होगी या फिर वो पूरी तरीके से डिफाइन किए गए होंगे कि ये उस ग्रुप में क्यों है, राइट। जैसे कि हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं तो हर तरीके का प्लांट उसमें आ जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो प्लांट है, राइट। जैसे आपने लोअर क्लासेस में कार्निवोरस, ओमनिवोरस को भी पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी पकड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। चीज़ों को अलग अलग, उस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स को हम लोग डालते हैं, करेक्ट। बिल्कुल सेट में भी यही होता है। तो आइए समझते हैं कि ये सेट क्या है और मैथमेटिक्स में इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा और फिर एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड चीजें हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अलग अलग चीजों को, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स वो अच्छे तरीके से उसमें, आई मीन वेल डिफाइंड कहने का मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है, वो टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन उसमें चेंज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है? होपफुली क्रिकेट आप सभी लोग देखते होंगे, राइट। सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है? शायद आपके लिए कोई और होगा, आप शायद एमएस धोनी बताएंगे, कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को बताएंगे, कुछ लोग विराट कोहली के फैन होंगे तो उनको विराट कोहली बताएंगे, राइट। आप यही चीज अगर दूसरे देशवासियों से अगर पूछेंगे तो क्या होगा? वो अपने देश के कोई फेमस या उनके जो फेवरेट क्रिकेटर होंगे वो उनका नाम बताएंगे। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर बदल रहा है, राइट। पर्सन टू पर्सन आंसर बदल रहा है। बट अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि एक वीक में यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपका जवाब होगा 7। मुझे भी पता है ये 7 है। आपके बगल में जो फ्रेंड बैठे हैं या भाई बैठा है या बहन बैठी हैं, उनसे भी अगर ये सवाल आप करेंगी तो वो बोलेंगे कि 7 होते हैं,
मैं किसी और कंट्री में अगर चला गया, वहां के लोगों से अगर मैंने पूछा कि बताइए एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो वो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे, राइट? कितने बताएंगे वो? 7 बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक इज अ सेट। आई बात समझ में? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं। ये क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ बेटा नेचुरल नंबर क्या है, बिल्कुल आप वही बताओगे सर 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर हैं अप टू इनफाइनाइट, दैट इज नेचुरल नंबर। आप यही बताओगे, किसी और कंट्री में आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड होगा या कोई और स्टूडेंट होगा, वो भी यही चीज बताएगा। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर नहीं बदलने वाला है। यानी कि ये जो चीजें हैं वो वेल डिफाइंड हैं, करेक्ट? इसलिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एक्चुअली अ set. The group of natural number is a set. Similarly, group of whole number is also a set. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेट अब हम किसको बोलेंगे? जो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है? अब मैं ये बोल ऑल बॉयज इन अ स्कूल, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर XYZ पब्लिक स्कूल की मैं बात करूं और उसमें पूछूं कि वहां के सभी लड़के, क्या वो सेट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वहां जो स्टूडेंट है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर राम उसमें पढ़ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, अगर उसमें राम पढ़ाई कर रहा है तो आपके अकॉर्डिंगली राम पढ़ रहा है उसमें, राइट? ऐसा तो नहीं कि राम है ही नहीं फिर वहां पे। चीजें समझ रहे हो आप? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पे, ठीक है? तो जब कोई भी ग्रुप, कोई भी कलेक्शन अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए हो, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आंसर अगर चेंज नहीं होता है, तब हम कहते हैं दैट इज वेल डिफाइंड एंड दैट कलेक्शन इज नथिंग बट अ सेट। क्लियर? चलिए, जैसे कुछ और चीज है, एन, कैपिटल एन। ये लिस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे बुक में, मैथमेटिक्स के पूरे बुक में ये कुछ सिंबल्स जो हैं आपको दिखेंगे, तो आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। कैपिटल एन इज नेचुरल नंबर, हमें पता है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी अगर देखे हैं, बहुत सारे पिछले क्लासेस के, आप अगर हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो ये चीज़ मैंने क्लास 8 9 10 सभी में बताया है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर, इंटीजर के लिए जेड के साथ साथ एक कैपिटल आई को भी यूज़ किया जाता है। वही जेड प्लस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और अगर आई के टर्म में आई प्लस करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर। आई माइनस या फिर जेड माइनस करेंगे, इट्स मीन निगेटिव इंटीजर्स। क्यू इज योर रेशनल नंबर, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, सिमिलरली क्यू माइनस is the negative rational number. Real numbers is capital R and capital R plus is a positive real number where R minus is a negative real number. कुछ और भी टर्म्स है जैसे स्मॉल p, इन जनरल हम लोग प्राइम नंबर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? स्मॉल p प्राइम नंबर। अच्छा, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके लिए वैसा कोई नोटेशन नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया ग्रुप है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, राइट? तो उन चीजों का नाम क्या होगा, उनको भी हम एक टर्म देते हैं, एक नाम कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? वैसे ही सेट के अंदर क्या होते हैं? सेट अगर मैं बोलता हूं द कलेक्शन ऑफ 7 days ऑफ अ वीक, कलेक्शन ऑफ 7 days ऑफ अ वीक इज अ सेट। तो वो 7 days कौन कौन है? तो क्या मंडे ट्यूसडे टू संडे, ये जो 7 days हैं, ठीक है? तो इनको एक नया टर्म दिया गया, एक नया नाम दिया गया है। इनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इट्स मीन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेट। या फिर उनको दूसरा नाम एलिमेंट भी कहा गया है। एलिमेंट आप बहुत जगह सुनने को आपको मिलेगा, किसी किसी बुक में आप उसको मेंबर्स भी लिखा जाता है, ठीक है? मेंबर्स ऑफ द सेट, राइट?
डिनोटेशंस देख लेते हैं ताकि आप किसी भी बुक या फिर कहीं की कभी भी एग्जाम में भी अगर आप लिखते हैं तो कभी कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए जब हम सेट को इंडिकेट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, और अगर उसके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी, जैसे लेट ए कैपिटल ए मींस इट वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ए। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ए इज इक्वल टू, अब देखो यहां एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ और लेटर्स लिखे हैं, कुछ और टर्म्स लिखे हैं। सो जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और भी कुछ तरीके हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, अगर सेट ए इज इक्वल टू ए सी डी 1 2 3 4 पी क्यू आर ऐसे लिखा है, तो इसमें जो ये स्मॉल लेटर्स में जो लिखे गए हैं, करेक्ट, ये क्या है? दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और इसको बोलेंगे कैसे? लाइक कोई एलिमेंट पकड़ लेते हैं, लाइक सी, तो C is an element of set A, C is an element of set A। क्यों? C जो है उस सेट A के अंदर, कैपिटल A वाला सेट A के अंदर C अवेलेबल है, इस ग्रुप का C जो है वो मेंबर है, एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम लोग बोलेंगे C belongs to A, और इसको लिखेंगे इस तरीके से, ओके, C belongs to A। सिमिलरली दूसरा चीज इसमें गौर करो, इसमें B अवेलेबल नहीं है ना, तो B व्हाट वी से, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। B जो है वो सेट A का एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसको कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, V does not belongs to A, B does not belongs to A, करेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देखते, लाइक क्लेवर पर्सन इन द वर्ल्ड, इज इट अ सेट? नहीं, क्योंकि जो क्लेवर जो स्किल है ना, कभी भी देखो कोई स्किल जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। क्लेवर आप किसको कह सकते हैं? मान लो कि यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 के 10 जो हैं, इसमें से 9 लोग बिल्कुल डम हैं, कुछ नहीं आता उनको, और एक नॉर्मल है, सिंपल, तो वो उनके बीच का क्लेवर हो गया वो। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत ही क्लेवर लोग बैठे हैं, राइट, और वहां पे ये नॉर्मल वाला आ गया, तो ये वहां पे डम हो जाएगा। तो कभी भी स्किल जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। स्किल रिलेटेड अगर कभी कोई कलेक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, राइट। The person in the class whose age is greater than 18, क्या वो सेट है? Yes, 18 is the fixed thing। यहां पे एज 18 की बात कर रही है, करेक्ट। तो वो एक फिक्स्ड है, वो आपके लिए हो या हमारे लिए हो, 18 का मतलब 18 होता है, जो 19 ईयर्स का होगा उन्हीं का ये ग्रुप होगा। ग्रेटर देन 18 बोल रहा है, 18 से ऊपर जो भी होंगे वो इस ग्रुप में होंगे, इसका मतलब ये एक सेट है, राइट, इट इज वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, बिल्कुल, अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं बोलूंगा हाँ, जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 ऐसे महीने हैं साल के जो J लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं तो आप भी यही जवाब देंगे, यानी कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, राइट, देन इट इज अ सेट। अगर अगेन मैं सेम चीज पूछता हूं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई भी हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंगली शायद मुंशी प्रेमचंद्र हो, आपके अकॉर्डिंगली शायद कोई और भी हो, या कोई कबीरदास आके बोल दे कि वो बहुत बड़े राइटर थे, हो सकता है ना। किसी को चेतन भगत का बुक ज्यादा अच्छा लगता हो तो वो उनका नाम दे सकते हैं। तो टैलेंट अगेन ये स्किल है, वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, राइट। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसे सेट
नहीं बोल सकते। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये इसे हम सेट नहीं बोल सकते, राइट। सेम क्वेश्चन देखो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग होगा, है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल 1 से लेकर के 99 तक जो भी नंबर हैं वो इस ग्रुप में होंगे, यानी कि ये परफेक्टली डिफाइंड है। आपके लिए भी आंसर यही होगा, सर 1 से 99 तक के जो नंबर हैं वो सबके सब इसमें होंगे, इस ग्रुप में होंगे, इस कलेक्शन में होंगे। इसका मतलब कि ये जो है एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, इसका मतलब ये सेट है। ओके, अब देखो यहां पे समझो क्या हम कह रहे हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक सेट दिया गया है यहां पे, क्या, तो इसे कह रहा है एक ए, कैपिटल ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्या होगा इसमें, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, यानी कि सारे एलिमेंट्स, उसके जितने मेंबर्स हैं वो सबको लिख देना। ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है। इस क्वेश्चनों को जरा ध्यान से समझो और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आगे, सिर्फ इस क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। सेट बी को जरा देखेंगे, ये एक्स है सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कुछ ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, लाइक फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इनमें क्या है, इनमें क्या है कि ये 31 डेज नहीं होते। फरवरी में 29 28 होते हैं और अदर्स में 30 डेज होते हैं। सेकेंड, सेट सी की अगर मैं बात करूं, लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अब देखो लॉयल में जितने भी लेटर्स यूज करें, LOYAL, राइट, इनका ग्रुप है, तो इनको कैसे लिखेंगे, ये देखो LOYA। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे L तो नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें दो दो L है। तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी जब भी इस तरीके से लिस्ट आउट करना होता है, हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। एक बार L लिखा गया, अब इस लेटर में वो चाहे एक बार आए, 2 बार आए या 1000 बार आए, आपको एक ही बार लिखना है। अबाउट सेट D, the integer whose value is between -1/2 to 9/2. -1/2 is nothing but the minus of half and 9/2 is 4/4.5। इसका मतलब इसके बीच के इंटीजर्स पूछ रहे हैं, यानी कि 0 1 2 3 4। वेल डिफाइंड है, राइट। आपको बस लिस्ट आउट करना है, ये सारे सेट दिए गए हैं। सेट E आपसे क्या पूछ रहा है, इंटीजर, x इज ए इंटीजर, कब, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ऑफकोर्स -2 -1 0 1 एंड 2, ये इसके आंसर आएंगे, करेक्ट। यहीं पे अगर इनकेस x स्क्वायर इज लेस देन 4 होता तो क्या होता, यहाँ पे फिर -2 और 2 नहीं आते, तो इसका आंसर सिर्फ -1 0 और 1 होता। इस चीजों को हमेशा जरा आप ध्यान देंगे कि कंडीशन क्या लगाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, इसके अलावा यहां एक छोटा सा चीज है, कौन चीज उसके बिलोंग्स करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है। इसको लिखने के लिए ये बिलोंग टू का आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने बुक में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है इज इट 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट। 5 बिलोंग्स टू, क्या देखो ए सेट जो है ऊपर दिया गया है, ये रहा ए, क्या इसमें 5 है, 5 इज अ मेंबर, यस 5 इज अ मेंबर। 8 इज अ मेंबर, नो 8 इज नॉट अ मेंबर। 0 भी अवेलेबल नहीं है। 4 है, यस 4 अवेलेबल है। क्या 2 अवेलेबल है इसमें,
क्या 2 अवेलेबल है? यस, 2 इज अवेलेबल। एंड बी, कहीं बी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, यानी कि बी इज नॉट अवेलेबल, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं है अभी तक? क्लियर है कि कोई एलिमेंट उसमें है या नहीं, बस आपको ये बताना। अब मैं आपको कहा था पिछला क्वेश्चन में कि मैं आपसे इसे सवाल पूछूंगा। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहां पे सेट ए को इस तरीके से लिखा गया है और सेम में सेट ए को कुछ इस तरीके से भी लिखा गया, और दोनों सेम है, राइट। आपको ही पता है ये दोनों सेम चीज है। अगर मैं ऐसे बोल दूं या ऐसे बोल दूं, बात बराबर है। सिमिलरली सेट बी के लिए भी 2 तरीके से इसको लिखा गया, सेट सी को भी 2 तरीके से लिखा गया, सेट डी को भी 2 तरीके से लिखा गया, राइट, और सेट ई को भी 2 तरीके से लिखा गया। तो क्या समझ में आता है यहां से आपको? क्या कि किसी भी सेट को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, राइट। देयर आर द 2 वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग एनी सेट। वो 2 वे क्या क्या है? तो पहला है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट के, उन सभी को लिख देते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, मैं फिर से यहां बताऊंगा आपको, ठीक है। लिखने के तरीका, अगर कोई सेट V है फॉर एग्जांपल, अगर ये कह रहा है कि सेट V है सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको लिखेंगे कैसे अब? तो ये V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, उनके सभी मेंबर्स को लिखेंगे, यानी कि AEIOU स्मॉल में लिखेंगे, और इनको सेपरेट करेंगे कॉमा से, एंड सेपरेट करेंगे कॉमा से। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कॉमा से सेपरेट करना है, करेक्ट। जैसे एक सेट ए को देख लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हमने क्या किया, आगे डॉट 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 लगा दिया और वापस से कर्ली ब्रैकेट से इसको ओपन एंड बंद दोनों किया, ठीक है। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ओके। दूसरा जो तरीका था वो सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा तरीका होता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे इसके ऊपर, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि उसमें कुछ रूल बना देंगे हम। देखो, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये क्या था, एक रूल दिया गया था कि ए के अंदर x है, जो x की वैल्यू क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो आप उसको लिखिए, पूरे एक्सप्लेन कीजिए, हर एक एलिमेंट को लिखिए। यानी कि ये जो दिया गया है, ये क्या है, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो हमने जो लिखा, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, क्लियर। और इसको भी लिखने का ऐसे ही तरीका है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कोई भी पैरामीटर जो आप लेते हैं, यूजुअली हम लोग x लेते हैं, और कोलोन या फिर एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। कोई भी रिलेशन, यानी अब x को आपको डिफाइन करना है, राइट, तो वो डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे हम लोग। उसके आगे x क्या है, किस तरीके से x काम करेगा, वो x क्या है, उसका रूल क्या है, या वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या ऑड नंबर है, इवन नंबर है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है, या किसी इक्वेशन के फॉर्म में है, वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उस एक्स की, जो इस सेट में होगा, वो उसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, लाइक m, ये इतना बड़ा इसमें लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19। आप इस सीरीज को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये सीरीज क्या है, एक्चुअली ये प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर का सेट है। और ध्यान दे रहे हैं, ये प्राइम नंबर कहां तक है, तो 19 तक ही है। तो अब ये भी बोल सकते हैं कि ये 20 से नीचे का प्राइम नंबर है, राइट। क्या ये 20 से कम का प्राइम नंबर है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू x सच दैट x is a prime number less than 20. This is the set builder form. ये और ये दिए गए सवाल दोनों बिल्कुल ही सेम है, ठीक है।
ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। डन। सिमिलरली यहां पे देखो एक A 6 7 8 9 11 10 एंड 11 है, ये क्या है? तो ये 6 7 8 9 11 ये क्या है? तो ये नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक? तो 6 से 11 तक है। तो आप चाहें तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग इसको दो तरीके से कैसे? तो x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 12, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 11, करेक्ट? x where x belongs to n and x is between 6 and 11 including 6 and 11, करेक्ट? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। हमने रूल बना दिया, राइट? समझ में आ गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक इक्वेशन दिए गए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ए क्या है? x है, वेयर सच दैट x इज ए इंटीजर एंड देयर वैल्यू बिटवीन -3 and 7। तो सारे इंटीजर्स हैं, -3 से 7 यही होगा। देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है दोनों में, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको नहीं लेना है, राइट? तो इनके बीच के जितने भी इंटीजर्स होंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे सेट ए के एलिमेंट बन जाएंगे। कोई डाउट नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है 6 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 1 से लेकर के 5 तक के नंबर आएंगे क्योंकि वो 6 से कम है। तो हमारा सेट बी बन गया b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। और इस तरीके से लिखेंगे, करली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। लिखना समझ गए आप लोग? सेट सी एक्स, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, x क्या है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो सम ऑफ द डिजिट कैसे बनेगा? 0 और 8 से बन सकता है, 1 and 7 से बन सकता है, 2 and 6 से, 3 and 5 and 4 and 4 से बन सकता है। यही ऐसे कुछ सेट है नंबर के, दो नंबर ऐसे हैं जिनका एडिशन 8 हो सकता है। पहला कंडीशन इन्होंने यही बताया था, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 2 डिजिट में लेने हैं, उनका सम 8 होना चाहिए, तो हमने निकाल लिया, ठीक है? ये ऐसे नंबर है जिनसे, और इनसे फिर क्या क्या बनेगा? 0 और 8 से आप क्या बना सकते हैं? 80 बना सकते हैं। अच्छा, 08 नहीं बनेगा क्योंकि 08 भैया मैथमेटिक्स कहता है 08 मीन्स 8 एंड 8 इज अ 1 डिजिट नंबर, तो 08 नहीं बना सकते। 17 से 17 और 71 भी तो एक नंबर बन सकता है। वैसे ही 26 और 62 बन सकते हैं। 3 and 5 से 35 and 53 बन सकते हैं, एंड 4 and 4 से ऑफकोर्स ओनली वन नंबर 44 बन सकते हैं। इन सभी को आप लिस्ट आउट करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा सेट सी लिखा गया है एक रोस्टर फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में। ओके, एक और देखते हैं। कहना है सेट ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी लेटर्स हैं उनका एक ग्रुप है, उनका सेट आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? यहां पे ध्यान देंगे, जो टी है वो रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है और ओ रिपीट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, जितनी बार रिपीट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लिखाएगा सिर्फ एक ही बार। ड्यूरिंग राइटिंग इन अ रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट शुड बी रिटन इन ओनली 1 टाइम्स। ओके, तो कुछ इस तरीके के सारे लेटर्स को आप लिखेंगे, रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। सेट एफ की अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चन 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बिटर, तो क्या होगा इसमें? सिर्फ
देखो टी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, तो BETR, ओनली BETR इस तरीके से लिखेंगे। ये ऐसे नहीं लिखना है, ओके, रिपीट नहीं करना है। यहां पे देखो टी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, तो उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए वहां से। तो BETR, they are the set of all letters of the word better। ओके, यहां तक समझ में आ गया। एक और देखते हैं। अब आपको रोस्टर फॉर्म दिया गया है यहां पे, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। ये क्या है, 3 6, ये कुछ 3 का टेबल नहीं लग रहा है, तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो मैंने क्या लिख दिया कि ये सेट क्या है, x, वेयर x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, और n है नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच का है। 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे। बस यहां से आपने 1 लाया, तो ये x की वैल्यू बन गई 3 into 1 दैट इज 3, फिर x की वैल्यू 3 into 2 दैट इज 6, 3 into 3 दैट इज 9, एंड 3 into 4 दैट इज 12। यहां से ये x की वैल्यू बन जाती है। यही चीज तो इसमें इंडिकेट करना था आपको। तो देखो, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आपको बस एनालाइज करना है, बस देख के पता लगाना है कि इस सीरीज के अंदर हो क्या रहा है। बहुत सिंपल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बस अगर आपने वो पता कर लिया। जैसे अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे, 2 4 8 16 32, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हर बार डबल हो रहा है, ये हर बार मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, हर बार 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है, राइट। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, पावर बढ़ रहे हैं बार बार, इसलिए n को पावर में डाल दिया, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हुज वैल्यू इज बिटवीन 1 and 5, 1 से लेकर के 5 तक है। आप इसको चाहे बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इक्वल टू का भी अगर आप साइन नहीं लगाते हैं तो इस जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाया गया इसलिए 5 और 1 भी इंक्लूड होंगे। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इंक्लूड नहीं होंगे, बात वही है। आप किसी भी तरीके से आप एक बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, बट कुछ भी एक्स्ट्रा आना नहीं जाना चाहिए। जो उसमें दिया गया है 2 4 8 16 एंड 32, ये जो दिया गया है बिल्कुल वही लिखा होना चाहिए, वही निकल के आना चाहिए, उसको वापस से एक्सपैंड करने पे या फिर लिस्ट आउट करने पे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एक सेट है, एक फ्रैक्शन का नंबर है। क्या लग रहा है इसमें, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक फ्रैक्शन का नंबर है जिसमें हम देख रहे हैं न्यूमरेटर 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 से 6 तक जा रहा है, और इसके डिनोमिनेटर इससे 1 एक ज्यादा हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है हर बार। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर +1 हो रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर +1 हो रहा है। तो क्या हम उसको इस तरीके से लिख दें कि x वेयर x इज इक्वल टू n by n+1, और n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, और ये 1 से 6 तक जाता है, इंक्लूडिंग 1 and 6। फाइन, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो देखिए, अगर आप यहां तक को अच्छे तरीके से अगर समझ चुके हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से या फिर हमारे वेबसाइट पे भी आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ ही रखते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ हमारा बहुत ही सक्सेसफुल जाए, और इसके लिए हम बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस क्लास में कुछ और ऐड करना हो या कुछ इम्प्रूव करना हो, ठीक है, ये फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए, मिल के देखिए, सभी के साथ देखिए, क्योंकि पढ़ाई सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। और कोई भी अगर डाउट हो तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आप क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, और सभी के लिंक जो हैं, इवन हमारे वेबसाइट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, अगली क्लास में बहुत जल्द हम मिलते हैं, और जल्द क्या, हम कल ही मिलेंगे। और कोई सा भी अगर कोई डाउट पूछना हो या कुछ नया सवाल पूछना हो तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे सवाल हमें शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।